इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज करना है हमको। इसमें हम बात करें, सबसे पहले आता है चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। एंड चार्ज को मेजर किस में किया जाता है, कूलम में, यानी यूनिट क्या होती है, सी फॉर कूलम। क्या यूनिट होती है इसकी, कूलम। यहाँ एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इससे छोटा चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज जब भी फ्लो होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो होगा। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। और अभी हम इस चैप्टर में बस करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है। अब बोर्ड में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। Q इक्वल्स टू N इंटू ई है, चार्ज 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो ये 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूमरेटर में आके प्लस 19 बनेगा। एक पावर को हमने सेपरेट कर लिया यहाँ से। डिवाइड करके आता है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना बनाते हैं, 1 कूलम। तो 1 कूलम मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 कूलम। नोट करेंगे, अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो नोट करते जाना साथ साथ में। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास करंट। करंट इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की यूनिट 1 कूलम by 1 second is known as 1 ampere. That means when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere. तो इसी से डेफिनेशन आएगी। पहले तो करंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो करंट की डेफिनेशन मीन्स क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। एंड 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere. Next question ये आ सकता है कि 1 ampere means how many electrons in a second. तो जैसा हमने देखा कि 1 ampere सेकेंड होता है and 1 coulomb means 6.25 10 to the power 18 electrons. In this way 1 ampere becomes 6.25 10 to the power 18 electrons in a second. तो एक वायर में से अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाए तो उसका करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है। करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में। एंड ये क्या मेजर करता है, करंट। क्लियर। करंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो एक तो ये याद रखेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बताई,
1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second is known as 1 ampere. नेक्स्ट आते हैं हम पोटेंशियल और वोल्टेज। जैसे एक चार्ज है, तो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे, P से Q तक मूव किया, तो हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो मैं जब इसको यहाँ लाने की कोशिश करूंगा तो रिपल्शन से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास दो चार्ज है, एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया अपने आसपास एंड दूसरा चार्ज हम P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करते हैं, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर इसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आए, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है ये चार्ज, एंड इनफाइनाइट से हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि इस पॉइंट Q पे, तब जो वर्क डन होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हम चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से पोटेंशियल कहां लेके आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इनफाइनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P से Q मूव करें तो क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल डिफरेंस। ना पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा V, which is equals to work done upon charge. Now work done is measured in joules, charge in coulombs. This 1 joule by 1 coulomb is known as 1 volt. Now कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम पोटेंशियल को? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को वो करना है, डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल, and work done in moving a charge from one point to another point in an electric field is known as potential difference. 1 volt को define करना है, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb in an electric field, then potential difference is known as 1 volt. So work done in moving a unit positive charge from infinite to electric field is known as potential, and work done in moving a charge from point P to point Q in an electric field is known as potential difference. कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या देखेंगे डेफिनेशन में? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड is known as potential, and work done in moving a unit charge from point P to point Q in an electric field is known as potential difference. Now how we can measure the potential difference? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के, एंड एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉट डिफाइंड होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉट डिफाइंड। अब सर्किट में इन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, वो सिंबल्स जो है तुम्हें लर्न कर लेने हैं। जैसे मैंने अभी सिंबल बनाया एमीटर का,
और ये बनाया मैंने वोल्ट मीटर का। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिंबल्स होते हैं, वो लर्न करने हैं हमें। ये सिंबल देखो, जैसे सेल का सिंबल इस तरह से बनाते हैं। बैटरी चाहिए तो मोर देन वन सेल बनाने होंगे। स्विच ओपन यानी कि हमें इसको बोलना चाहिए ऑफ कंडीशन ऑफ स्विच। ओपन मतलब ऑफ कंडीशन, स्विच क्लोज मतलब ऑन, तभी बेस से डॉट लगा हुआ होगा। वायर के जॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक वायर अगर एक दूसरे वायर को क्रॉस कर जाए तो ऐसे बनाना है। बल्ब के लिए कोई भी एक सिंबल बना सकते हैं। रेजिस्टर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अगर वेरिएबल रेजिस्टर है तो ऐसा या फिर ऐसा बना सकते हैं। एमीटर हमने पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा। फ्यूज इस तरह से बनाया जाता है। अब ज़्यादातर काम आने वाली चीज़ें हमारे पास है एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस और स्विच ऑफ स्विच ऑन की हो गई, सेल और बैटरीज हो गए। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर ऐसा डॉट नहीं लगा है बीच में तो सर्किट ऑफ माना जाएगा, मतलब सर्किट में करंट जीरो होगा। लेकिन अगर स्विच ऑन है तो ही सर्किट में करंट होगा, तो ही कुछ कैलकुलेशन करना। तो बोर्ड में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 1 1 मार्क में, जिसमें सर्किट जो होता है वो ऑफ होता है और पूछा जाता है कैलकुलेट द करंट। तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं हो, वहां करंट क्या होगा, जीरो। तो ये सिंबल्स जो है ये हमें लर्न करना है, एग्जाम में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज देखें हम लोग तो आता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. Potential, that is voltage, is directly proportional to current but at constant temperature. Now जब हम proportionality हटाते हैं तो एक constant आता है R, and this R is known as resistance. This is the property of substance due to which the substance opposes the flow of current. मतलब कोई भी चीज करंट के फ्लो होने का अपोज क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट लगाना मत भूलना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आ गया आर, तो आर होना चाहिए हमारे पास वी बाय आई। वी को मेजर करते हैं वोल्ट में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एंड दिस 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इज नोन एज 1 ओम। ऐसा सिंबल बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, 1 ओम। नाउ एग्जाम में आता है डिफाइन 1 ओम, तो क्या बोलेंगे, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज applied across a conductor, when 1 volt of potential difference is applied across a conductor and current flowing through it is 1 ampere, then resistance is known as 1 ohm. तो डेफिनेशन इन सबकी जो है ना इनके फॉर्मूला में ही छुपी होती है। क्या करना है, जो भी टर्म्स है सबको 1 1 पुट कर दो, और तुम लोग चाहो तो उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी 1 ओम को डिफाइन किया। देखो अगर वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब बहुत बार एग्जाम में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वी और आई का ग्राफ दे दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली तो वाई एक्सिस पे रखा जाता है, पर फिर भी ध्यान देना। एंड पूछा विच ऑफ देम इज ग्रेटर, वेदर R1 और R2, विच ऑफ देम इज ग्रेटर, हैविंग ग्रेटर वैल्यू। तो जो वोल्टेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा दैट वन इज ग्रेटर। तो R1 इज ग्रेटर देन क्या है, R2। पर इसी ग्राफ को ये लोग ऐसा बनाते हैं, V यहाँ रखते और I यहाँ रखते, एंड अगेन हमें R1 R2 लिख के दिया है, तो इन दिस केस R2 इज ग्रेटर देन R। तो तुम्हें देखना है कि किसका इंक्लिनेशन वोल्टेज की तरफ ज्यादा है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर।
तो कभी भी हम ओम्स लॉ में ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज V and I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका वेरिफिकेशन भी कभी कभी आता है, वेरीफाई ओम्स लॉ करके, तो उसका अरेंजमेंट रहेगा, मतलब सर्किट डायग्राम तुम्हें एग्जाम में बना के उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। बहुत रेयरली पूछा गया है, पर कभी कभी पूछा जा सकता है वेरीफाई ओम्स लॉ। तो उसका पूरा प्रोसीजर तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बस एक बार पढ़ लेना है, या तुम्हें स्कूल में प्रैक्टिकल्स में करवाया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। Resistance is directly proportional to length. Length of what? Length of conductor. Resistance is directly proportional to length of conductor. यानी एक वायर जितना ज्यादा लेंथ का होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे हमारे पास एक वायर है, तो फ्रंट से सर्कुलर दिखती है, तो सर्कुलर ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया जाता है? सर्कुलर। तो जब भी वायर की बात करेंगे तो तुम लोग एरिया लोगे इसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके अकॉर्डिंग वायर जितनी थिक होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और वायर जितनी थिन होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसा हम बल्ब के अंदर की वायर देखें, बल्ब का फिलामेंट तो बहुत थिन होता है, इसलिए वो हॉट हो जाता है और ग्लो करता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट का अपोज करना, और जब करंट का अपोज होता है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। एंड थिक वायर जैसे हम देखें तो हमारे घर के आसपास ओवरहेड लाइव वायर्स जाते हैं करंट के, तो वो थिक होते हैं। क्यों थिक बनाए गए हैं? बिकॉज थिक होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कोर्स में हम अभी दो चीजों की बात करेंगे, लेंथ और एरिया की। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेजिस्टेंस आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये एक ग्रीक सिंबल है रो, और इसको बोला क्या जाता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ इसकी यूनिट क्या होगी रो की, एंड ये किस पे डिपेंड करता है हम इसको भी डिस्कस करें। तो रो के यूनिट होते हैं, रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी में आता है रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसके अलावा रेजिस्टिविटी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, न लेंथ पे न एरिया पे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करी और नहीं एरिया पे, मेनली किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। समझ गए? अगर मेरे पास एक वायर है, मैंने उसको स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाता है। तो वायर को स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये देखो कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है हमारे पास एनसीईआरटी में। रेजिस्टिविटी को कंपेयर करें तो सिल्वर और कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम है, एंड अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कंस्टेंटेन, मैंगनीन, नाइक्रोम। एंड
उससे भी ज़्यादा हम बात करें तो इंसुलेटर की, लेकिन अलॉयज हमारे काम के हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाई हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड ऑफ नाइक्रोम, तो नाइक्रोम से क्यों बनाए जाते हैं हीटिंग एलिमेंट, लाइक जो आते हैं ना हीटिंग एलिमेंट, लाइक गीजर हो गया या इमर्जन रॉड हो गई, आयरन हो गया, उन सब के एलिमेंट किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से। वाई दे आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम? नंबर वन, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टर चाहिए हमें, इंसुलेटर नहीं चाहिए, तो कंडक्टर में हम क्या यूज करते हैं, अलॉय। अलॉयज है हाई रेजिस्टिविटी, इसलिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है किसमें, हीटिंग एलिमेंट बनाने में। तो नंबर वन रीजन है हाई रेजिस्टिविटी, नंबर टू रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड नंबर थ्री है डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे कोई दूसरा मेटल रखते तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, लेकिन नाइक्रोम हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो वाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज एन हीटिंग एलिमेंट? नंबर वन, high resistivity. Number two, high melting point. Number three, does not oxidize even at high temperature. ये टेबल समझ में आया क्यों दिया हुआ है हमें, जिससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो है, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है। अब हम रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हमने देखा, इसके साथ हमने एक की लगा दी एंड एक बैटरी लगा दी। अब इसमें चाहो तो 2 या 3 रेजिस्टेंस के लिए प्रूव कर सकते हो, मैंने अभी 2 रेजिस्टेंस लिए हैं। एंड जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, बैटरी का वोल्टेज हमने V ले लिया, बैटरी से निकलने वाला करंट I है, तो सीरीज में सब पे करंट सेम होता है। सीरीज में सब पे क्या सेम होगा, करंट, लेकिन बैटरी का वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। वो किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो जैसा हमें पता है इसमें टोटल वोल्टेज होना चाहिए V1 प्लस V2। नाउ ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ R इनका टोटल रेजिस्टेंस है, तो मैं इस V की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR। V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR1, और V2 की जगह पे I हम सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो R आ जाता है R1 प्लस, ऐसे 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस जितने लगाने लगा दो। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्या सेम रहता है सीरीज में, करंट, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। तो ध्यान रखेंगे सीरीज में करंट सब पे क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में करंट कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिवाइड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखें तो यहाँ हमने 2 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट किए हैं। पहले हमने इनको कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में, एंड टू एंड। अभी कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। पैरेलल में सब पे वोल्टेज सेम होता है एंड जो भी बैटरी का करंट होगा वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस होगा उन सब पे डिवाइड होगा। नाउ टोटल करंट होना चाहिए I1 प्लस I2, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, यानी I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाय R। यानी I को लिख देंगे हम लोग V बाय R, I1 को लिखेंगे V बाय R1, V बाय R2। इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा, V कॉमन निकलेगा, एंड कैंसिल कर दिया हमने। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हम देखें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 रेजिस्टेंस के केस में अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना इन केस ऑफ 2 रेजिस्टेंस, बट मोर देन 2 आए तो सिस्टमेटिक इस फॉर्मूला से सॉल्व करना। तो 2 रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं हम लोग। एंड पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाता है, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है।
तो हमने एक देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या कांस्टेंट था? करंट। पैरेलल में सब पे क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, resistivity 1.6 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of wire of this wire to make its resistance 10 ohm? हमें लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका ये है कि हमें लेंथ फाइंड करना है। नाउ डायमीटर mm में है तो पहले मीटर में बदलने के लिए इसको इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 1 mm ध्यान रखेंगे, 10 टू द पावर -3 मीटर, ये कन्वर्जन याद रखना। बट हमें डायमीटर नहीं, हमें रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस इसका भी हाफ होगी, यानी 0.5/2 10 टू द पावर -3। डेसिमल हटा के मैं सॉल्व करके रख रहा हूँ इसको। तो क्या होगा जब इसको डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाओ, 5/20 यानी 1/4 10 टू द पावर -3 मीटर। पॉइंट में डिफिकल्ट होगा इसलिए मैंने ऐसा रखा। नाउ हमें चाहिए आर रो। रो इक्वल्स टू क्या होता है? RA/L, यानी लेंथ क्या होगी? RA/रो। एंड जैसा मैंने बताया था यहाँ पे एरिया क्या लेना है हमें? पायर स्क्वायर, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कल। ना हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेडियस है और रेजिस्टेंस भी है। सबकी वैल्यूज पुट कर दे तो लेंथ रेजिस्टेंस था 10 ओम, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर चाहिए, अपॉन में रेजिस्टिविटी 1.6 10 टू द पावर -8, -8 था। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 31.4 इंटू 1/16 10 टू द पावर -6, है ना? पावर के पावर मल्टीप्लाई होते हैं। इसको सॉल्व करें, ये 16 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। पावर के पावर माइनस किए हमने तो क्या आ गया? 10 की पावर 2। 3140 अपॉन 1.6 इंटू 16 करें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ आती है 122.6 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ जब इन्होंने हमसे लेंथ पूछा था कि लेंथ क्या होगी। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड? डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा? नाउ रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, क्या होता है? रो L/A। डायमीटर को डबल किया है, देखो रो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, एरिया पाया स्क्वायर। ये फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, रेडियस R1 है। सेकेंड केस में सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट डायमीटर को डबल किया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सपोज अभी पहले हम लोग R2 ही लिखते हैं, बाद में R2 की जगह क्या पुट कर देंगे? ट्वाइस ऑफ R1, बिकॉज इफ डायमीटर इज डबल देन रेडियस इज ऑल्सो डबल। तो R2 क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? देखो रो L अपॉन पाई 4 R1 स्क्वायर, 1/4 सेपरेट कर लो, और ये वैल्यू मतलब क्या है हमारे पास? R1। सो क्या आ गया हमारे पास? इस तरह से देखो 1/4 टाइम्स ऑफ R1। नाउ द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इसमें बोलते हैं लेंथ को भी चेंज किया तो तुम लेंथ भी चेंज कर सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको? A 6 ohm resistor wire is doubled up by folding. Calculate the resistance of new wire. Old resistance given है 6 ohm. अब इनिशियल लेंथ मैंने L अज्यूम कर दी एंड एरिया A अज्यूम किया, बट इसको इसी के ऊपर फोल्ड अप कर दिया।
जब फोल्ड अप करेंगे तो न्यू लेंथ जो होगी, ये इनिशियल लेंथ है और इनिशियल एरिया है हमारे पास, न्यू लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने उसी के ऊपर डबल किया है। एंड न्यू एरिया जो होगा वो प्रीवियस वन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नाउ आर वन इक्वल्स टू होना चाहिए रो L1 बाय A1 एंड R2 क्या होना चाहिए हमारे पास, रो L2 बाय A2। L2 की प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, L/2। अच्छा, इसमें भी हम लोग L और A पुट कर देते हैं, या नहीं भी करना चाहे तो चलेगा। ये हो गया भाई L/2, ये हो गया 2A, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी ये R1 का 1/4 हो गया, और R1 क्या है हमारे पास 6 ओम, 1/4 ऑफ 6 ओम, यानी न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 1.5 ओम। क्योंकि हमने उसी के ऊपर डबल किया है, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी हाफ और एरिया क्या हो जाएगा डबल। Two resistors are connected in series. What is the current through the 5 ohm resistance? What is the current through R? What is the value of R and what is the value of V? अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस पे वोल्टेज गिवन है, सीरीज में सेम होता है करंट, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा के पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। V इक्वल्स टू I इंटू R, मतलब पूरे सर्किट का करंट 2 एम्पियर है। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस पे करंट भी कितना होगा 2 एम्पियर, बिकॉज सीरीज में सब पे करंट सेम होता है। नाउ अब इस पे V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं, 6 वोल्ट इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया, व्हाट इज द करंट थ्रू आर ये भी आ गया, क्योंकि सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ आर भी आ गई। नाउ टोटल वोल्टेज कितना होगा, हमने पढ़ा था कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टोटल वोल्टेज होगा 10 + 6 यानी 16 वोल्ट वोल्टेज आ गया हमारे पास। समझ गए? तो सीरीज में क्या सेम रहेगा, क्या सीखा हमने, करंट और वोल्टेज बैटरी का डिवाइड हो जाएगा। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस में ध्यान देना, कभी कभी बच्चों को यह नहीं समझ में आता है सीरीज क्या पैरेलल क्या, तो बैटरी से करंट चलाओ एंड करंट के साथ साथ चलते जाओ, जब तक एक ही पाथ पे चल रहे हैं वो सीरीज है, जहां आपको दो पाथ मिल गए मतलब ये क्या है पैरेलल है। नाउ सबसे पहले हम इस पैरेलल को सॉल्व करते हैं। सपोज इसका रिजल्टेंट आर डैश है इन दोनों का, तो पैरेलल में ऐसा आता है 1/8 + 1/12, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 24, 3 + 2 1/r डैश आ गया 5/24, यानी आर डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 24/5 यानी 4.8 ओम। ना अब हम एक नया सर्किट डायग्राम बनाए, तो हमारे पास अब दो रेजिस्टेंस है, एक है 7.2 ओम वाला और एक रिजल्टेंट 4.8 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस अब क्या होगा हमारे पास इन दोनों का सम, क्योंकि ये सीरीज में आ गए, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 12 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट, एंड करंट के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर लगाए, तो भाई यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 6/12 यानी 0.5 एम्पियर, ये करंट आ गया हमारे पास। तो सीरीज पैरेलल में कभी भी कॉम्बिनेशन होना कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, हमें मूव करते जाना है, और जहां हमें टू पाथ मिल जाए दैट मीन्स वो पैरेलल है, और जब तक सिंगल पाथ पे चल रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है सीरीज है। फॉर द सर्किट शोन इन फॉलोइंग डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। देखो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, 6 और 3 का सीरीज मिलके क्या बनाएगा 9 ओम, एंड इसमें सेकेंड रो में आ जाएगा 15 ओम। 2 का पैरेलल का रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं R1 × R2 अपॉन R1 + R2 करके,
क्या आता है हमारे पास, देखो 9 इंटू 15/24, 45/8 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। नाउ हमें क्या चाहिए, करंट थ्रू 6 ओम। तो पहले हम 4 वोल्ट है इस पे, देखो ये 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों पे भी 4 वोल्ट ही होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। नाउ इस पे जो करंट होगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा वही इसमें करंट होगा। तो इस ब्रांच में करंट कैसे आएगा, I इक्वल टू आता है V/R करके, यानी कि 4/, इस पूरे ब्रांच में 4/9 एम्पियर का करंट है, मतलब दोनों ही रेजिस्टेंस पे क्या होगा, 4/। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम चाहिए हमें, इस रेजिस्टेंस की यहाँ नीड ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि देखो इस पे भी 4 वोल्ट है, इस ब्रांच में करंट कितना होगा, सपोज I1, इसमें I2 लिखे, तो इसमें करंट होगा 4/15 एम्पियर, मतलब इस पे भी 4/15 एम्पियर है, इस पे भी 4/15 एम्पियर है। अब इस पे वोल्टेज चाहिए, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, I इसका है 4/15 और रेजिस्टेंस है इसका 12, कैंसल करो, 16/5 दैट इज 3.2 वोल्ट पोटेंशियल है 12 ओम वाले पे। तो इस में यानी इस रेजिस्टेंस की हमें नीड नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे इसको। अभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन डोमेस्टिक सर्किट। हमने देखा है कि सभी अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल, अंदर हम वायर्स देखे जैसे बाहर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाता है एंड सब पे हमें सेम वोल्टेज मेंटेन करना है, तो पैरेलल में वोल्टेज भी सेम होता है। वी कैन स्विच ऑफ एंड ऑन ईच अप्लायंसेस इंडिविजुअली, हर एक अप्लायंस को इंडिविजुअली स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो एक को अगर स्विच ऑफ किया तो सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। एंड इफ वन ऑफ द अप्लायंस ब्रेक्स डाउन, मान लो कोई चीज खराब हो गई, सीरीज में कनेक्टेड है, तुमने देखा होगा जब हम वो छोटे बल्ब लेके आते हैं दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, तो एक बल्ब खराब होता है तो सबका सब जो सीरीज है वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे अगर सब अप्लायंसेस घर में सीरीज में कनेक्टेड होते, तो एक अगर खराब हो गया तो सबके सब बंद हो जाते। इसलिए हमने उनको किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। Number one, to maintain the same potential. Number two, we can individually switch off or switch on the each appliances. And if one of the appliances breaks down, then all other work normally. And एक और डिफरेंस मैंने ये बताया रीजन इसका कि टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। Show with the help of diagram how you connect 3 resistor each of 6 ohm so that the combination is 9 ohm। 9 ओम कॉम्बिनेशन चाहिए, जब हम 6 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 6 और 6 मिलके क्या बन गए, 3। इस 3 को एक और 6 के साथ कनेक्ट कर दें तो 6 + 3 कितना बन गया हमारे पास, 9 ओम बन जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है 4 ओम बनाना है इसको। अब हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लें तो वो 2 ओम बनेगा, 1/3 होगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, 4 ओम, और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, ध्यान दो, 3। हम इनको ऐसा कनेक्ट करते हैं, दो 6 और 6 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और इसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट किया। अब देखो 6 + 6 कितना होगा, 12। तो 12 और 6 का अगर मैं पैरेलल निकालूं तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 + 6 दैट इज 12 इंटू 6/18। कैंसिल करके कितना आ रहा है हमारे पास, 4 ओम आ रहा है। तो 4 ओम के लिए, रिजल्टेंट 4 ओम के लिए हम इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे और 9 ओम के लिए हम इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे। ऐसा भी एग्जाम बोर्ड्स में आते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको कैसे करना है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सीरीज में कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक
पावर, नॉर्मली पावर तुमने पढ़ा होगा होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। अभी हमने देखा था कि वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज इनटू, तो पावर क्या बन जाएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन टाइम, वोल्टेज चार्ज अपॉन टाइम यानी करंट, तो पावर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इनटू करंट। ना ओम्स लॉ देखें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, यानी पावर होगा आई आर इंटू आई, तो इक्वल फॉर्मूला आ गया भाई। ये लगाना जब सीरीज कनेक्शन हो। इसी फॉर्मूले को वापस लें, ओम्स लॉ से आई को हम लिख सकते हैं V बाय आर, बिकॉज V इक्वल्स टू क्या होता है, यानी पावर क्या आ गया हमारे पास, V स्क्वायर बाय आर। इस तरह से हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। अगर पावर की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, पावर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन सा रेट वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। We know that rate of doing work is called power, so electric power is the electric work done per unit time। एंड जैसा हमने इसका फॉर्मूला देखा क्या होता है, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर। सीरीज कनेक्शन हो तो इसको ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है, एंड पैरेलल कनेक्शन में इसको यूज करते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज नोन एज 1 वॉट। 1 वॉट या फिर किलोवाट जो होता है 1000 वॉट, मेगावाट 10⁻⁶ वॉट, एंड कभी कभी पूछा गया व्हाट इज हॉर्स पावर, तो जो कितना होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर मोटर्स के पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कितना, 746 वॉट। तो न्यूमेरिकल जब आते हैं ना तो पावर में थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, उसके हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर। ऐसे एक टर्म आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो इस तरह से भाई एनर्जी के भी 3 फॉर्मूला बन जाएंगे, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी या फिर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो पावर के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, लेकिन बेसिक वन दिस वन है। एनर्जी की जो यूनिट होती है, पावर को वॉट, टाइम को सेकंड में लें तो एनर्जी की यूनिट होगी जूल्स। लेकिन अगर पावर को किलोवाट, टाइम को आर में ले लें तो यूनिट होगी किलोवाट आर, विच इज नॉन एज 1 कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 कमर्शियल यूनिट। जैसे तुमने देखा होगा हम घर में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हुई, तो 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, तो वो यूनिट्स मतलब इतना। तो 1 यूनिट मतलब जब 1 किलोवाट आर पावर 1 आर में कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयरन है, प्रेस है 1000 वॉट की, और 1 आर हमने उसको यूज किया, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 1 यूनिट। क्लियर है। हर एक अप्लायंस का एक पावर कंजम्पशन होता है। जैसे हम ट्यूबलाइट की बात करें तो 20 to 40 वॉट, फैन जो होता है वो 60-80 वॉट का होगा। जो हायर कंजम्पशन लेते हैं उनमें आता है आयरन, हीटर, एसी, माइक्रोवेव, इनके कंजम्पशन 2000 वॉट तक भी चले जाते हैं, यानी कि 2 किलोवाट। एक रिलेशन आता है 1 किलोवाट आर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। किलोवाट यानी 1000 वॉट और आर यानी कितने सेकेंड्स,
60 into 60, 60 minutes, 60 seconds. इन दिस वे हमारे पास इतने वॉट सेकंड आता है। और वॉट सेकंड को ही तुमने देखा, हमने क्या लिखा था वॉट इनटू सेकंड को, और इसको पावर में कन्वर्ट करें तो 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स, मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। आया समझ में? तो ये क्या आ गया इस तरह से, किलोवाट आवर और जूल्स का रिलेशन। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. Rate of electrical energy cost पर यूनिट, ये पुराना स्लैब है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम है। आज के हम लोग कॉस्ट देखें तो ये करीब इतना, अभी तो ये 3.4 बता रहा है, रिसेंटली ये 10 रुपीज़ पर यूनिट है फॉर डोमेस्टिक, एंड कमर्शियल के लिए 12 रुपीज़। अब हमें इसका बिल कैलकुलेट करना है। ये बिल कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। अभी तो इसने एक ही अप्लायंस दिया है, मुझे लगा एक से ज़्यादा अप्लायंसेज होंगे तो हम अलग अलग पावर निकालते। अब बिल कैलकुलेट करते समय जब भी क्वेश्चन आए तो पावर को पहले किलोवाट में बदल देना। उसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.35 किलोवाट। नाउ एनर्जी यानी पावर इनटू टाइम, इस तरह से एनर्जी आती है हमारे पास 3.5 किलोवाट आवर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो पर डे जो कॉस्ट हुई वो क्या होगी, 3.5 इंटू 3.4, क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्ट इतनी है और पर डे हमने कितना कंज्यूम किया 3.5। तो इसको मल्टीप्लाई करें, $11.9, ये एक दिन की कॉस्ट आई। ये क्या है हमारे पास, 1 डे की कॉस्ट आ गई 11.9। टोटल कॉस्ट फॉर 30 डेज, इसके लिए हम इसको इंटू 30 कर देते हैं, 357 रुपीज आंसर आता है। अगर इसमें एक से ज्यादा अप्लायंसेस दिए हो तो सबकी कॉस्ट निकालना है, सबका पहले पावर कंजम्पशन एनर्जी निकाल लेना और सबकी एनर्जी को प्लस करके फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में इंटू 30 करना। मंथली पूछे तो, अगर 1 डे का पूछे तो बस वहीं छोड़ देना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ, क्या बोलते हैं हम इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when we pass current in a circuit, the heat is produced, and that heat is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance of that appliance, directly proportional to time। जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो K इक्वल्स H इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारे पास, H आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड इससे बन जाता है H इक्वल टू K इंटू आई स्क्वायर आर टी। इन एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स की जब हम बात करें तो K की वैल्यू 1 होती है, यानी हीट का फॉर्मूला वही होता है जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बिकॉज हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एग्जाम में जो पूछा गया है ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर न्यूमेरिकल में तुमसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट द हीट। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए हमें आई चाहिए, आर चाहिए एंड टी चाहिए। यानी अगर मैं जैसे एक वायर ले लूँ या एक हीटिंग एलिमेंट ले लूँ, तो उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते घर में हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं लाइक ऑल आउट वगैरह, तो ऑल आउट में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, रजिस्टर होता है एक बड़ा सा, उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो वो हीट अप होता है, और वो हीट अप होने से जो उसके अंदर लिक्विड रखा है उसके फ्यूम्स बनते हैं और वो उड़ता है। तो दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एंड हम लोगों ने फ्यूज पढ़ा था कि अगर घर में ओवरलोड होता है यानी कि करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ होता है तो हीट की
हीट के कारण जो फ्यूज की वायर है वो मेल्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्यूज बना होता है ऐसे मटेरियल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जब उसमें से बहुत ज़्यादा करंट पास होती है तो हीट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। हीट का अमाउंट बढ़ेगा तो वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। आया समझ में? हम बात करें इमर्जन रॉड की या हीटर्स की, तो हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है, एंड जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, और वही एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज हो रहा है, मतलब इसी रीजन से वो हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज हो रहा है। चाहे हम प्रेस ले लें, चाहे हीटर ले लें, चाहे गीजर ले लें, उन सबका एक ही कंसेप्ट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है वो। क्लियर है? So heating effect of current is utilized in heating appliances like iron, electric kettle, toaster, oven, room heater, water heater, geysers. It is utilized in electric bulbs. जो पुराने बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। जैसा मैंने बताया, इसका वायर टिन अलॉय का बना है, जब उसमें करंट पास होता है तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। A potential difference of 250 volt, न्यूमेरिकल देखेंगे इधर, is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Calculate the current and heat energy in time 10 सेकेंड। हमेशा पहले जो जो गिवन है सब नोट करो अच्छे से। पहले इन तीनों का रिलेशन देखें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। V है हमारे पास, I भी है, सॉरी R है, तो I आ गया हमारे पास कितना? 0.5 एम्पियर। नाउ हीट फाइंड करना है, तो हीट का फॉर्मूला क्या देखा अभी हमने? आई स्क्वायर आर टी। आई है हमारे पास 0.5, आर है 500 एंड टाइम है 10 सेकेंड। 0.25 इंटू 500 इंटू 10, आंसर आ रहा है हमारे पास 1250 जूल्स। किसमें आता है आंसर? जूल्स में, है ना। यूनिट लगाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो यूनिट नहीं लगाने का भी हाफ मार्क पड़ता है बोर्ड्स में।